कौन सी मिट्टी है मक्का, बाजरा, दाल और तिलहन के लिए जो जानी जाती है? बताओ। नीस क्वार्टजाइट से विकसित हुई है। अरावली के पूर्वी भाग में रेगिस्तानी, लाल काली, काली रेगुड़ या जलोढ़ मिट्टी, कौन सी मिट्टी है? बताओ। बी, सी, सी। कह रहे हैं कि अरावली के पूर्वी भाग में मक्का, बाजरा, दाल, तिलहन, ये मिट्टी कम उत्पादक है। ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट से बनी हुई है। काली रेगुड़ या फिर लाल काली। मिले जुले जवाब आ रहे हैं आपसे साथ में। चलो एक एक करके जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले रेगिस्तानी मिट्टी पश्चिमी राजस्थान के अंदर, ठीक है। काली मिट्टी है, बेसाल्ट से बनती है। काली मिट्टी ये तो किससे बनती है? बेसाल्ट चट्टानों से, बेसाल्ट या लावा से। जलोढ़ मिट्टी की हम बात करें तो ये नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है, ठीक है। नदियों का क्षेत्र कहां पर है? नदियों द्वारा। और इसके साथ साथ हम बात करें लाल काली, मालवा पठार और अरावली से मिली। लाल काली की बात करें, मालवा पठार और अरावली से बनी, अरावली से बनी, ये तो बी होगी, ठीक है। रेगिस्तानी अपने वेस्टर्न राजस्थान। चलो, प्री कैम्ब्रियन काल में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट पर विकसित है। मिट्टी कम उत्पादक है, अरावली के पूर्वी भाग में पाई जाती है। अरावली का पूर्वी भाग है तो आपके अरावली के पूर्वी भाग में मतलब काली मिट्टी की हम बात करें तो ये हाड़ौती क्षेत्र के अंदर होगी। जलोढ़ है तो नदियों वाला क्षेत्र हो गया। जबकि कम उपजाऊ वाली बात यहां से ठीक बैठ नहीं रही। मक्का, बाजरा, दाल इनके लिए जानी जाती है। बताओ। हाँ जी, अरावली के पूर्व का पहला पॉइंट ये ले लो, अरावली के पूर्व का, तो पूर्वी भाग के अंदर कह रहा है। और मक्का, बाजरा, बाजरा वहां पर भी होता है अपने अलवर क्षेत्र में, तो बहुत ज्यादा, ठीक है। काली और रेगुड़ मिट्टी तो ये वहां की है अपने हाड़ौती क्षेत्र की। जलोढ़ मैदानी क्षेत्र की है लेकिन कम उपजाऊ नहीं है। मैदानी क्षेत्र की है लेकिन कम उपजाऊ नहीं है, ज्यादा उपजाऊ है। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो ज्यादा सटीक लग रहा है, लाल काली। ऐसे प्रश्न थोड़े से जब भी आते हैं ना अच्छे होते हैं। या फिर इसको रेगिस्तानी ले सकते हो, ए या बी में से कोई भी एक हो सकता है। लेकिन इसमें जो ज्यादा सटीक है वो आपका बी है, क्योंकि रेगिस्तानी मिट्टी तो अरावली के पूर्व में है ही नहीं, इसलिए एक को कट कर दो। रेगिस्तानी मिट्टी अरावली के पूर्व में है ही नहीं, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी कैसे होगा? जलोढ़ मिट्टी कह रहा है कि ये कम उत्पादक है, लिखा हुआ यहाँ पर ये मिट्टी कम उत्पादक है। अब ये इससे जलोढ़ तो सबसे ज्यादा उत्पादक होती है, जलोढ़ कम उत्पादक कैसे होगी? ठीक है। अच्छा, मक्का वगैरह हाड़ौती में होता है। काली रेगुड़ मिट्टी, बाजरा, दालें, तिलहन, क्वार्टजाइट वगैरह ये तो है लावा, है ना। बताओ। बड़ा अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे थोड़ा सा इसमें विकल्प देखना पड़ेगा। अच्छा प्रश्न है, 2-3 बातें घुमा करके पूछी गई है। हाँ जी, वो प्रश्न थोड़ा सा कई बार होता है, डिलीट वाला भी होता है, तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा प्रश्न है, आप अपने हिसाब से इसको देखें, क्योंकि पूरी कम उत्पादक की बात हो रही है, जलोढ़ हो ही नहीं सकता इसमें, और पूरी राजस्थान के अंदर है तो ये आपका रेगिस्तानी हो ही नहीं सकती है। तो इन दोनों में से तो ग्रेनाइट, नीस वगैरह, क्वार्टजाइट वगैरह ये जो चट्टानें हैं वो आपकी काली मिट्टी के अंदर भी आएगा। और काली मिट्टी जब कह रहा है तो आपके पूर्वी राजस्थान, जबकि काली है वो आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर है। काली कहां है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर। ये मिट्टी आप देखो ना, इसको दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर है, ये पूर्व में नहीं है, दक्षिणी पूर्वी भाग है। हाँ, तो एक प्रश्न की कभी भी पूछ पकड़ के मत बैठना, बी आंसर इसमें ज्यादा सटीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में देखिएगा, बड़ा शानदार प्रश्न। अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तरी और पूर्वी ढलानों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अरावली के उत्तरी और पूर्वी, अरावली के उत्तर में ये वाला एरिया, इस तरफ हम बात करें अरावली के उत्तर और पूर्वी, मतलब अरावली का जो उत्तरी और पूर्वी ढलानों पर इस पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। अब इनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये जो आपके कौन से वर्षा जहां पर आपके 50 से लेकर के 80 सेंटीमीटर जहां पर बारिश होती है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पीपल, बड़, नीम, खेजड़ी। पीपल हो गया, नीम हो गया, बड़ला हो गया, खेजड़ी के कुछ भी वृक्ष जैसे पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ कुछ देखने को मिलते हैं। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। जिलों की अगर हम बात करें तो जहां पर आपके इस प्रकार से वन देखने को मिलते हैं, छोटे मैप के अंदर देखिएगा जिलों के बारे में। अरावली के पूर्व की ओर कह रहे, आपके उत्तरी ढाल की तरफ बात कर रहे, अरावली के उत्तरी ढाल की तरफ बात हो रही है। तो उत्तरी ढाल के जो जिले हैं वो आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सिरोही, अजमेर ये भी आ जाएंगे। कुछ कुछ यहाँ पर सिरोही वगैरह है ना, ये धौलपुर वगैरह है, अजमेर वाला क्षेत्र है, सिरोही वाला क्षेत्र है, दक्षिणी राजस्थान वगैरह। तो ढाल वाले ये क्षेत्र इसमें विशेष रूप से आएंगे, ठीक है। सिरोही, उदयपुर, मेवाड़ वाला चित्तौड़गढ़ वो भी आएंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस परियोजना ने राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र की पारिस्थितिकी तंत्र में पूरा ही बदलाव कर दिया है? तो वो आपकी आईजीएनपी होगी, पश्चिमी राजस्थान के पारिस्थितिकी तंत्र में पूरा ही बदलाव आपकी आईजीएनपी ने कर दिया है। इसकी वजह से राजस्थान वालों को क्या लाभ मिला है, पश्चिमी राजस्थान वालों को? अगला प्रश्न आपसे जो जेईएन के अंदर बोर्ड ने यहाँ पर ये पूछा है 8 फरवरी को, तो अगला प्रश्न ये पूछेंगे इनकी लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पर हम चेंज की बात करें तो खाद्यान्न है, खाद्यान्न, चारागाह और किसानों की आय, खाद्यान्न,
चारागाह, किसानों की आय में वृद्धि, इन सब के साथ साथ जैव विविधता में भी वृद्धि हुई है, जीवों को आश्रय मिला है आईजीएनपी के आने के बाद में, तो जैव विविधता ये सब तो प्लस हुए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। मछली पालन हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर, मत्स्य पालन हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर स्पेशली वहां पर, हाँ जी। एक और देख लीजिएगा इसके अंदर जल विद्युत जो है आपके, इसके तहत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी, जल विद्युत, तो इन सभी की वृद्धि हुई है, तो ये ध्यान रखना। तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो पानी की उपलब्धता की वजह से कई सारे सुधार कार्य हुए हैं। तो अब आईजीएनपी के बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं सुधार कार्यों के साथ साथ। अब सबसे पहले आईजीएनपी की बात करें, आईजीएनपी अपने हरिके बैराज और खेती होने लगी। और क्या बदलाव? और बदलाव सारे जैव विविधता, किसानों की आय उसमें वृद्धि हुई है, चारागाह जो भूमि है उसका विकास हुआ है ना, चारागाह भूमि इसका भी डेवलपमेंट हुआ है, कई सारी चीजें ऑप्शन में आपसे पूछे जाएंगे। आज के टाइम में पेपर का सीधा थोड़ी आता है, जैसे यूपीएससी का आता है कंसेप्चुअल बेस पे, तो थोड़ा उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आईजीएनपी के हम बात करें, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के 2 चरण हैं। पहले चरण को देखिएगा, यहां पर प्रथम चरण या प्रथम स्टेज की बात करें जो आईजीएनपी अपने राजस्थान में आती है वहां तक, फीडर और मुख्य नहर, ठीक है, फीडर और मुख्य नहर की बात करें तो ये 204 किलोमीटर है। इसमें एक तो है 204 किलोमीटर और एक है आपकी 189 किलोमीटर, ये है आपकी फीडर और ये है आपकी मुख्य नहर। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर याद रखना, पहले चरण के अंदर ये आपको याद रखना, हरिके बैराज से मसीतावाली हेड तक, ये कहां से कहां तक है, हरिके बैराज से हनुमानगढ़ तक, यहां हरिके बैराज से मसीतावली हेड तक, तो ये हो गई आपकी कितनी 204 किलोमीटर। फिर 189 किलोमीटर जो मुख्य नहर है उसकी बात करें, 189 किलोमीटर वो आपके मसीतावाली हेड हनुमानगढ़ से लेकर के आपके पुंगल बीकानेर तक, मसीतावाली हनुमानगढ़ से पुंगल बीकानेर तक, तो ये जो मुख्य नहर की लंबाई है वो कितनी है, यहां पर 189 किलोमीटर। तो दो इसके अलग अलग चरण देखे, ठीक है। पुंगल से मोहनगढ़ तक मुख्य नहर है वो आपकी 256 किलोमीटर, दूसरा चरण, सेकंड चरण। और सेकंड चरण में हम बात करेंगे पुंगल बीकानेर से लेकर के और मोहनगढ़ जैसलमेर तक मुख्य नहर, ये है आपकी एक दूसरे चरण की मुख्य नहर, पुंगल बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक, और इसकी जो लंबाई है सेकंड चरण के अंदर वह है आपकी 256 किलोमीटर, 256 किलोमीटर, 256 किलोमीटर। और पहले जब राजस्थान में एंटर हुई तब तक जो फीडर नहर है जहां से लाई गई वो हरिके बैराज से मसीतावाली हेड तक लाई गई, वो 204 किलोमीटर। फिर राजस्थान में जैसे एंटर होती है वहां से 189 किलोमीटर है आपके पुंगल तक, पुंगल बीकानेर तक, 189 होगी प्लस इसमें 256 और जोड़ दीजिए, ये पुंगल बीकानेर से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक। तो ये इसके दोनों चरणों के अंतर्गत मैंने ये सारा डाटा आपको बता दिया, ठीक है। इसके ऊपर 24 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना भी है, ठीक है, जल विद्युत परियोजना आपके 24 मेगावाट की। ये सारी बातें अपन ने इंदिरा गांधी नहर के संबंध में, और ये आईजीएनपी के दोनों चरण है, पहले में जहां से शुरुआत हुई राजस्थान में एंटर से लेकर पुंगल तक, पुंगल से लेकर फिर मोहनगढ़ तक, ठीक है। अब ये फटाफट चलते ये सारी चीजें बताई नहीं जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के धौलपुर क्षेत्र के अंदर स्थित है? धौलपुर, अच्छा, धौलपुर क्षेत्र के अंदर धौलपुर क्षेत्र के अंदर जो अभयारण्य स्थित है वो है आपका रामसागर। चलो धौलपुर की बात हुई तो धौलपुर के अन्य अभयारण्य बता देता हूं। रामसागर है, उसके अलावा वन विहार है, वन विहार सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, धौलपुर है, वन विहार है और केसर बाग है। धौलपुर, वन विहार, रामसागर, वन विहार और केसर बाग। अब आज के टाइम में भाई सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए ये अभयारण्य है वो कौन से जिले में है, सीधा सा पूछ लिया जाता है। तीनों ही अभयारण्य आपके 1955 में स्थापित होते हैं। 1955 में राजस्थान में अधिकांश अभयारण्य स्थापित हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। वन विहार ये सब इनके अंदर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ विषधारी की बात करें तो ये आपका रामगढ़ विषधारी है वो 1982 के अंदर अभयारण्य बना था, अजगर की शरणस्थली के रूप में जाना जाता है। 1982 के अंदर ये अभयारण्य बना था। अब राम आगे इनके सामने टाइगर रिजर्व भी आएंगे, वो 500 टाइगर रिजर्व भी आपको बताऊंगा। अजगर के लिए जाना जाता है, मेज नदी यहां से बहती है, ठीक है, मेज नदी यहां से बहती है और अजगर के लिए जाना जाता है, अजगर की शरण स्थली। आप जाओगे तो वहां आपको अजगर देखने को मिलेंगे। तालचा पचूरू की बात करें तो 1962 के अंदर 1962 और कृष्ण मृग के लिए, एंटीलॉप जिसे कहते हैं, कृष्ण मृग जिसे हम एंटीलॉप, अब ये एंटीलॉप थोड़ा सा तुमने सुना नहीं होगा लेकिन हिरणों को एंटीलॉप भी बोलते हैं। एंटीलॉप, कृष्ण मृग और मोचा घास जो यहाँ पर विशेष रूप से, हाँ, अजगर देखने को मिल सकते हैं। बाकी इसको शरण स्थली आगे पढ़ेंगे। अजगर देखने को मिलते हैं रामगढ़ विषधारी, रामसागर कर लिया। चंबल है वो राष्ट्रीय मगरमच्छ के लिए, चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य है तो वो मगरमच्छ की शरण स्थली है, मगरमच्छ के रूप में देखने को, हाँ, मगरमच्छ के लिए जाना जाता है। अरे अजगर शरण स्थली लगे ये अलग है बेटा, हर चीज एक जगह थोड़ी होती है, एक चीज 2-3 जगह मिलेगा।
तो ये हो गया धौलपुर वाले तीनों कर लिए। रामसागर केसर बाग वाला थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है, केसर बाग। अब बूंदी और मैं केसर में बूंदी नुक्ति खाऊं गुरुजी, नुक्ति कौन सी खाएगा बेटा? गुरुजी केसर वाली हो तो मजा आ जाए, ठीक है। केसर वाली नुक्ति तो केसर बाग है। रामसागर वन विहार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन विहार ज्यादा पूछा जाता है, केसर बाग ज्यादा पूछा जाता है। धौलपुर के अंदर पूर्वी जिला धौलपुर सूखा एक ऐसी स्थिति है, ड्रॉट की हम बात करें, सूखा अकाल पड़ जाता है। अकाल तीन प्रकार का होता है, अलग अलग है। तृण अकाल होता है जहां तिनके की कमी हो जाए, घास की कमी हो जाए, पानी की कमी हो जाए। एक है पूर्ण अकाल जहां पर सब चीजों की कमी है। तो तीन तरह का अकाल होता है। तो सूखा एक ऐसी स्थिति जिसमें वार्षिक वर्षा में उच्च परिवर्तनशीलता का परिणाम है। उच्च परिवर्तनशीलता का मतलब ये हुआ कि बहुत ज्यादा कभी बारिश हुई फिर एकदम से कम हो गई, तो उसका परिणाम है, जिसके साथ निम्नलिखित होता है। देखो पानी की, मोटे अनाज की और चारे की। तो सूखा कैसी स्थिति है जिसके अंदर आपका पानी की कमी हो जाए, अनाज की कमी हो जाए। अच्छा, उच्च उपज है, मोटे अनाज की उच्च उपज कह रहा है, चारे की कम उपज कह रहा है, पानी की बड़ी मात्रा, तो पानी की बड़ी मात्रा कट कर लो, चारे की उच्च उपज ये कट कर लो, चारे की कम उपज पानी की कमी। तो सूखे में तो पानी की कमी होगी, तो पहला आंसर यहाँ पर सीधा सा है, क्वेश्चन नंबर 45 है। हाँ जी, पानी की कमी सूखा, ठीक है, ओके। पश्चिमी राजस्थान विशेष रूप से जोधपुर और इसके साथ साथ आप देखिएगा बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, ये सेक्टर के अंदर। अगला प्रश्न देखोगे, राजस्थान में से किस क्षेत्र में चावल नहीं उगता है? राजस्थान के कौन से क्षेत्र के अंदर आपका चावल उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो अपने गंगानगर, कोटा, हनुमानगढ़, जैसलमेर। तो चावल उत्पादक क्षेत्र के साथ साथ ये भी देखेंगे कि भाई पश्चिमी राजस्थान है तो वहां तो पानी की कमी है, तो वहां बाजरा देखने को ज्यादा मिलता है, चावल की जो है चावल का सवाल पैदा नहीं होता है, सीधी सी बात है। अब चावल के लिए जो उपयुक्त दशा है ना, वो एग्जाम, हालांकि ये तो बड़े सीधे सिंपल से क्वेश्चन है। कुछ कुछ क्वेश्चन सीधे आपको जब पेपर में रखोगे आधे से 20-30% सरल से सरल प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, तो सीधी सी बात आने भी चाहिए। चावल के बारे में प्रश्न है, चिकनी दोमट मिट्टी में उगता है। अब ये प्रश्न कठिन बन सकता है कि कौन सी मिट्टी है, 4 ऑप्शन दे देंगे। चिकनी दोमट मिट्टी इसके लिए जरूरी है। अब तापमान कितना चाहिए होता है, वर्षा कितनी चाहिए होता है, तो सबसे पहले पॉइंट लिख लो अपना, तापमान कितना चाहिए इसके लिए, बारिश यानी आपका पानी कितना चाहिए होता है, और इसके साथ साथ इसकी जो किस्में है वहां से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में चावल की कौन कौन सी किस्में है। टेम्परेचर आपका 20 से 30, ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा ठंडी, तो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा की बात करें तो 100 से 150, 100 से 150 सेंटीमीटर। अब चावल की कुछ किस्में हैं, वो बड़े अच्छे प्रश्न बनते हैं। राजस्थान में चावल की कौन कौन सी किस्में पाई जाती है, तो लिख लीजिएगा चावल की किस्मों में, बड़ा इंपॉर्टेंट है माही सुगंधा। देखो आपने सब कुछ पढ़ रखा है, कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में जाइए, एमसीक्यू टाइप का पेपर है, सब कुछ याद आ जाएगा। किस्मों में माही सुगंधा, चंबल, बता दिया करो बच्चे, आवाज माइक में चलो 4 घंटा चाल रही है। तो माई सुगंधा है वो ज्यादा पूछा जाता है प्रश्न, माई सुगंधा है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बूंदी हनुमानगढ़ कोटा वाला, बूंदी हनुमानगढ़ कोटा वाला अभी के फर्स्ट ग्रेड के पेपर में पूछा गया था, बहुत ही शानदार वाला, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो किसमें माई सुगंधा ही पूछी जाती है सबसे ज्यादा, परमल भी पूछी जाती है, बासमती तुम्हें पता ही है। निम्नलिखित में से देखिएगा किस नस्ल की गाय को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु कौन सी नस्ल की गाय को कहते हैं? राठी को कहते हैं। और राठी के बारे में सारी जानकारी बता दी मैंने। राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ गाय है राठ क्षेत्र, विशेष रूप से उत्तरी पूर्वी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में राठ क्षेत्र के अंदर, जिसे हम राठ क्षेत्र कहते हैं, कोटपुतली नहरोड वाला हो गया, राठ क्षेत्र आपको याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ गाय है राठी, गायों के अंदर सर्वश्रेष्ठ गाय इसे कहा गया है। राठी प्रजनन केंद्र कहां पर है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजस्थान के अंदर, राजस्थान में राठी गाय की नस्ल की सुधार वगैरह के लिए प्रजनन केंद्र इसका जो स्थापित किया गया है वह आपका स्थापित हुआ है उत्तरी राजस्थान के नौहर हनुमानगढ़ के अंदर। कहां पर भाई? नौहर हनुमानगढ़ में, नौहर हनुमानगढ़ उत्तरी राजस्थान के अंदर राठी का प्रजनन केंद्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राठी है वो आपकी सर्वश्रेष्ठ गाय नस्ल के अंदर शामिल की जाती है, वेस्ट काऊ, और उत्तरी पूर्वी राजस्थान विशेष रूप से आपका इस क्षेत्र के अंदर राठी पाई जाती है। चंबल नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना, चंबल नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में बाढ़ को कंट्रोल करने के, आसपास की कृषि भूमि को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए क्विली मेगावाट पैदा करने के, सॉरी क्विली बिजली या बिजली होना चाहिए, मेगावाट पैदा करने के लिए डिजाइन की गई है। गांधी सागर परियोजना के उत्तर में स्थित है, इसका नाम है। सबसे उपयुक्त विकल्प बताइए। अब इस प्रकार से जब प्रश्न आता है बच्चा डर जाता है कि सर कैसे क्वेश्चन है ना, अच्छे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, शानदार वाले। बताइए, 4 बांध की बात होती है, यहाँ पर जो बात किसकी हो रही है? राणा प्रताप सागर की बात हो रही है। चंबल नदी पर बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, देखो पहला पॉइंट यहाँ पर, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, आसपास की खेती भूमि को सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए आपका राणा प्रताप सागर इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, राणा प्रताप। चंबल नदी पर स्थित बांध जो हम बात करें 50-50% है ना, इन बंदे स्थित बांधों की हम बात करें, चंबल बांध पर भागीदारी की बात करें, चंबल बांध राजस्थान और एमपी के बिजली वगैरह का जो उत्पादन, तो राजस्थान
प्लस एमपी, इनका 50-50% की भागीदारी। और अच्छा प्रश्न ये है कि ये जो चारों बांध है इनके बारे में प्रश्न आता था कि पहले, दूसरे और तीसरे चरण के अंदर राजस्थान में कौन कौन से बांध बने थे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो प्रथम चरण के अंदर राजस्थान में आप ये जो चंबल नदी पर बने पहले चरण के अंदर अगर बांधों की बात करें तो पहले चरण के अंदर गांधी सागर और कोटा बैराज है। गांधी जी राजस्थान से बाहर है, गांधी जी राजस्थान से बाहर है और कोटा बैराज है वो अपने राजस्थान के अंदर ही है, कोटा के अंदर। तो ये आपका एमपी के अंदर है, ये मध्य प्रदेश में हो गया, पहले चरण के अंदर बनता है। परीक्षा में सीधा सा प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा बांध दूसरे चरण में बना था, निम्न में से कौन सा बांध पहले चरण में बना था। ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये सिंचाई के लिए है, चंबल पर बना सबसे ऊंचा बांध गांधी सागर वाला हो गया, और ये आपका सिंचाई के लिए, सिंचाई हेतु और चंबल का सबसे ऊंचा बांध है। चंबल पर सबसे ऊंचा बांध ये आपका कौन सा है, गांधी सागर, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। जल विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी है आपकी 115 मेगावाट, ये भी इसके साथ याद रखिए। 5 इकाइयां हैं तो 23 मेगावाट की। इसकी हम बात करें 5 इंटू 23 दैट इज 115 मेगावाट, ये इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता गांधी सागर की। गांधी सागर के बाद में हम बात करेंगे सेकंड चरण की। अब दूसरे चरण के अंदर चंबल नदी पर जो बांध बना है उसकी बात करेंगे। राजस्थान में चंबल नदी पर निर्मित प्रथम बांध वो कोटा बैराज है, वो पहले चरण के अंदर बना था, इसको कोटा बैराज को आप कोटा के अंदर देख लीजिए। दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो राणा प्रताप सागर बांध है, जो आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर बना था। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध आपके चित्तौड़ के अंदर, जिसके बारे में प्रश्न एग्जाम में अभी पूछा गया है ना, तो चित्तौड़। अब ये सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है वो राणा प्रताप सागर बांध है। लेकिन हम बात करें सबसे ऊंचा बांध है वो गांधी जी सबसे ऊंचे है, प्रताप जी सबसे बड़े हैं। याद रखिए इसकी उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है, 4 इंटू 4 गुणा 43 दैट इज 172 मेगावाट। ठीक है, तो ये इस प्रकार याद रखना। इसमें 20 में थोड़ा डिवाइड कर लेंगे, इस तरह से अलग अलग कर देंगे इसको। तीसरा वाला देख लीजिएगा, तीसरा चरण, तृतीय चरण, चंबल नदी पर तीसरे चरण में बने बांध का नाम आपका जवाहर सागर बांध है ना। कोटा बूंदी पर, कोटा बूंदी में जवाहर सागर बांध, कोटा डैम भी जिसे कहते हैं, जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध, और इसे हम कहेंगे कोटा डैम, कोटा बांध, कोटा बूंदी में। तो तीसरे चरण का ये हो गया, सेकंड चरण का राणा प्रताप हो गया, पहले चरण के अंदर 2 हो गए। चरण जरूर पूछे जाते हैं। चंबल का पिकअप बांध है और इसकी जो क्षमता है वो 99 मेगावाट है। ठीक है, 3 गुणा 33, तो इस प्रकार से 99 मेगावाट। और ये पिकअप बांध है चंबल पर, पिकअप मतलब उसके एक्स्ट्रा वाटर के लिए चंबल का पिकअप बांध है। चंबल का जो पिकअप बांध है वो यही है। अब इसके संबंध में सारी बातें लिख दी मैंने। तीनों चरण याद रखना। तीनों चरण के अंदर शुरुआत में पहले चरण में राजस्थान में तो एक ही बांध बनता है, इस प्रकार से इसको भी आप याद रखिए। और दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर। अब ये भी इतने सारे डाटा लिखा दिए, चलो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर आराम से इतना ही बहुत है। ठीक है, बाकी पढ़ना ऐप में अच्छे से पढ़ो। यहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध की बात हो रही थी, बाढ़ को रोकने के लिए। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है वो भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, मतलब बॉर्डर पूछा जा रहा है, तो बॉर्डर है तो हनुमानगढ़ है ही नहीं, गंगानगर है तो गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, और इसके साथ साथ एक आप फलोदी जिला कर लीजिए, तो ये फलोदी जिला। इस प्रकार से जिलों की संख्या है वर्तमान में 3, और ये हो गए 5 जिले, इधर हो गए 5 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। 5 जिलों के बारे में सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है। हाँ जी, राजस्थान की सीमा की भी बात आती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। राजस्थान की हम सीमा की बात करें आपके राजस्थान की, तो टोटल जो सीमा हो जाती है वो है 5920 किलोमीटर। अब इस 5920 किलोमीटर से जो 1070 किलोमीटर है वो है आपका एक अंतरराष्ट्रीय सीमा होगी। 1070 किलोमीटर यह तो होगी आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा, और दूसरी वाली होगी वो होगी आपकी कितनी, 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर है। ये अंतरराज्यीय सीमा है, मतलब राज्य अंतरराज्यीय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय नहीं है। राज्यों से सीमा लगती है, भारत के अलग अलग राज्यों से, तो ये अंतरराज्यीय होगी। तो टोटल कितनी है आपकी 5920 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जयपुर क्षेत्र की बैराट पहाड़ियों से निकलती है। जयपुर क्षेत्र की बैराट पहाड़ियों से निकलने वाली नदी अपनी बाणगंगा नदी और अर्जुन की नदी और तारा नदी, इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। ये एक अंतःप्रवाही नदी है। ठीक है, सबसे पहले लिखिएगा अंतःप्रवाही नदी राजस्थान में ही बहकर समाप्त हो जाती है, न अरब सागर में गिरती है, न बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अंतःप्रवाही नदी है बाणगंगा नदी, सीधी सी बात इसमें याद रखिएगा। और आप लोग इस तरह से मैप में भी इसको देख सकते हैं कि सबसे पहले कहां से निकलती है, बैराट की पहाड़ियों से निकल करके, और जयपुर में इसी के ऊपर क्या बना हुआ है, यहाँ पर बैराट की पहाड़ियों से, बैराट की पहाड़ियों से निकल करके आगे जाती है। और आगे हम इसके ऊपर बात करें, सबसे पहले लिखिएगा, हाँ ज्यादा पानी हो जाए तो ये चंबल में मिल जाती है, यमुना में मिल जाएगी आगे। बैराट की पहाड़ी ये है आपकी बैराट पहाड़ी से निकलने वाली, और इसी के ऊपर रामगढ़ बांध बना हुआ है। अभी रामगढ़ बांध है वो सुर्खियों में है, क्यों है, क्योंकि भारत की पहली किसी बांध पर कृत्रिम बारिश करवाने की कोशिश और प्रयास किया गया था, सुर्खियों में था। इसके ऊपर मैं शॉर्ट्स भी जल्द अपलोड करूंगा आपके लिए। बैराट पहाड़ी की बात करें तो बैराट पहाड़ी यहाँ पर, रामगढ़ बांध भी इसी पर बना हुआ है, रामगढ़ बांध बना हुआ है, और ये जयपुर के अंदर स्थित है रामगढ़ बांध। और अभी 2025 में सुर्खियों में था, यहाँ पर कृत्रिम बारिश, कृत्रिम वर्षा करवाई गई 2025 में,
ये भी अभी सुर्खियों में, अभी मतलब 2 दिन पहले की बात है, ठीक है, 2 दिन पहले की बात है। रामगढ़ पहाड़ी, रामगढ़ जो बांध है वहां का। अब बाणगंगा नदी पर अजान बांध बना हुआ है भरतपुर के अंदर, देखो इसी पर बना हुआ है अजान बांध। और अजान बांध कहां पर है? भरतपुर के अंदर। और आगे इसमें पानी का बहाव हो जाए तो ये कहां मिल जाती है? यमुना के अंदर मिल जाए, यूपी के अंदर। यूपी में आगे जाने पर यमुना में मिल जाती है। वैसे अंतर प्रभाव वाली नदी है, यमुना में मिलती है। तो हमने अब इस अर्जुन की गंगा, ताला नदी है, अनेक नामों से जाना जाता है। अर्जुन की गंगा कहते हैं, इसे ताला नदी कहते हैं। मतलब कि अर्जुन ने अपने बाण से इसको पैदा किया, ऐसा कहते हैं। अच्छा, एरोप्लेन झाड़ियों में गिर गया, चलो उसकी खबर भी जल्दी बताएंगे तुम्हें। तो ये आपका रामगढ़ बांध, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो रामगढ़ बांध हो गया, एक अजान बांध हो गया, इसी आपकी बाणगंगा नदी पर जो बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। और बैराट की बाणगंगा महाभारत काल के अंदर भी हम कहेंगे, महाभारत काल के अवशेष मिलते हैं आपके बैराट से, जो कोटपुतली बैराट जिले के अंदर स्थित है, ठीक है। तो वहां से हमें जो अवशेष मिलते हैं सभ्यता काल के, कोई भी लोग आए करें, कहाँ आएंगे? जहां पानी हो वहां पर। हाँ जी, तो ये इस प्रकार से क्लियर होता है। फिर अगला प्रश्न देखो कितना प्यारा है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग, हाड़ौती वाला जो भाग है उसकी कह रहा है कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंदर कौन से प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जो आपके आर्द्र क्षेत्र है उसकी बात हो रही है। सर्वाधिक आर्द्र कहोगे इसे आप, है ना, सर्वाधिक आर्द्र प्रदेश बोलोगे। हम थोड़ा सा एक शॉर्ट बायोग्राफ, ये डायग्राम बना लेते हैं और एक माइंड मैप क्रिएट कर लेते हैं, बता देते हैं कि यहाँ पर शुष्क है, इसकी बारिश बात करें, शुष्क है। फिर अब आप शुष्क हो गया, देखो एक हो गया आपका शुष्क जलवायु, फिर आपका अर्ध शुष्क जलवायु, शुष्क हो गया, और फिर हो गया आपकी अर्ध शुष्क जलवायु। फिर बीच का ये जो क्षेत्र है ना, वो पाद्र, मतलब ना तो आर्द्रता ज्यादा है ना कम है, ठीक ठाक है। और उसके बाद आर्द्र और अति आर्द्र, फिर ये है आपका आर्द्र, और ये जो दक्षिण वाला, दक्षिण पूर्व वाला है, वो है अति आर्द्र। और अति आर्द्र की जब बात हुई है तो सर अति आर्द्र के अंदर जो बारिश होती है वो 80 से लेकर के 120 सेंटीमीटर तक, ठीक है, 80 से 120। और शुरुआत वाली बारिश वगैरह मैंने पहले बताई थी आप लोगों को। अगला, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में निम्नलिखित में से किस पर्यावरणीय मुद्दे पर प्रकाश डालती है? इंदिरा गांधी नहर ध्वनि प्रदूषण, मानव प्रवास, मृदा लवणता या वायु प्रदूषण। प्रश्न ये पूछ रहा है कि राजस्थान के अंदर कौन से पर्यावरणीय मुद्दे पर प्रकाश डालती है। पर्यावरण में एक समस्या पैदा होगी इसकी वजह से, वो है आपका शेम की समस्या। कौन सी? शेम की समस्या। तो उत्तरी राजस्थान के अंदर इससे ज्यादा सिंचित होने की वजह से गीलापन ज्यादा है, वहां पर मिट्टी में लवणता ज्यादा है, तो लवणता है आप लोगों को याद रखनी। सेम की समस्या, जैसे सेम की समस्या जैसे जल क्रांति क्षेत्र कहते हैं, जल क्रांता क्षेत्र, सेम समस्या या जल क्रांता क्षेत्र। अब इस समस्या से निपटने के आप किसके पेड़ को लगाएंगे? यूकेलिप्टस, है ना, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस व्हाइट कलर का होता है और चिकना सा होता है साइड से, और लंबा सा होता है, बड़ा ऊंचा, एकदम खजूर की तरह दिखता है। हालांकि सफेदा, बहुत बढ़िया, शाबाश पारुल का आंसर, बढ़िया बेटा, सफेदो जिन्हें कहते हैं, सफेदो, ठीक है। तो यूकेलिप्टस जिसे हम सफेदा बोलते हैं अपनी स्थानीय भाषा के अंदर, तो ये वृक्ष है वो आपसे मतलब कहते हैं वहां लगाना चाहिए। तो निपटने का उपाय, निपटने का उपाय, ये सौंप लेता है लवणता को। और भी बात करें इसके संबंध में तो बूंद बूंद सिंचाई, आप ज्यादा पानी ना गिराए, बूंद बूंद सिंचाई करें, बूंद बूंद सिंचाई भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अन्य उपाय के अंदर देखिएगा, हाँ जी, आईजीएनपी की समस्या के अंतर्गत आता है ये। आईजीएनपी की समस्या में एक तो सेम की समस्या होगी, और एक और सेकंड समस्या की अगर हम बात करें, जो आईजीएनपी की वजह से उत्पन्न हुई पर्यावरणीय समस्या है। आजकल देखो सीधे सीधे प्रश्न ना पूछ करके ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने लगे हैं। मरुस्थल क्षेत्र में जैव विविधता में कमी आती है ना, मरु जैव विविधता में कमी, मरु जैव विविधता में कमी, मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर जैव विविधता बाधित होती है। तो सर उपाय क्या है इसके? तो इसे निपटने के उपाय की भी हम बात कर लेते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर एक तो आप नेचर पार्क जो चूरू में है, कैक्टस पार्क, देखो इसे निपटने के लिए नेचर पार्क बनाया गया है। और नेचर पार्क आपके कहां पर बनाया गया? चूरू के अंदर बनाया गया है। कैक्टस पार्क है वो आपके जैसलमेर के अंदर है। कैक्टस पार्क ये आपके कहां पर है? जैसलमेर के अंदर बनाया गया है। और भी जैव विविधता से मतलब जैव विविधता को जो नुकसान हो रहा है उससे बचने के लिए डेजर्ट पार्क है वो आपका जयपुर के अंदर है। डेजर्ट पार्क, डेजर्ट पार्क ये आपका कहां पर है? जयपुर के अंदर है। तो भाई ये उपाय भी है जैव विविधता को रोकने के लिए। नेचर पार्क चूरू का, कैक्टस पार्क जैसलमेर का, जयपुर का आपका हो गया डेजर्ट पार्क। और इस प्रकार से ये सारे उपाय आप लोगों को ध्यान रखने। सेम की समस्या है, सेम का अंग्रेजी कोई मीनिंग बताएगा मुझे बच्चा? SEM, SEM, सेम, सेम में ई का मतलब क्या होता है जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। हाँ जी, सेम का अंग्रेजी में फुल फॉर्म बता दीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और पूछा गया, इसको मजाक में मत लेना, पूछा गया प्रश्न है एग्जाम के अंदर, सेम में ई का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, यहाँ देखिएगा राजस्थान की जो रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। रेगिस्तानी मिट्टी है वो लवणता रखती है बिल्कुल। ये मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है और ये पानी को अधिक सोख लेती है ना भाई, पानी ने सोखे नहीं, तो लवणता ज्यादा रखती है, तो ध्यान रखना है, लवणता वाला याद रखना। और पश्चिमी राजस्थान है और मिट्टी हवाओं द्वारा विस्थापित हो जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसके संबंध में जल धारण क्षमता कम क्यों होती है? अगला प्रश्न अगले वाले पेपर में पूछे। सेम कमेंट को नहीं कोई, सेम की समस्या, अरे बेटा गूगल कर ले, कैसे भी करके बताओ, तुम्हें आता है कि नहीं आता है?
यहां बात करें तो ये जो है मोटे कणों की वजह से लिखिएगा, इसके जो है वो कण कैसे होते हैं, मोटे कण होते हैं, और जब कण मोटे होते हैं तो पानी अवशोषित नहीं होता है। उदयपुर क्षेत्र राजस्थान में निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है? हमने उदयपुर की मेवाड़ क्षेत्र की बात की थी। वेरी गुड प्रेमा। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सही है क्या बताओ? स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, अजय का आंसर बिल्कुल सही है, मैं भी भूल रहा था। बहुत बढ़िया, शाबाश अजय, वेरी गुड अजय कुमावत। स्ट्रक्चरल, इसको नाम पूरा मैं भूल रहा था, मुझे एग्जैक्ट, हालांकि प्रश्न एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, SEM इसे कहेंगे स्ट्रक्चरल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल। बेटा ये चीजें बड़ी मुश्किल से यूं फटाफट में नहीं होता है। स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल, ध्यान रखिए इसको, बहुत प्यारा है। स्ट्रक्चरल, TURAL, थोड़ा मीनिंग का ध्यान रखना भाई। स्ट्रक्चरल, और इसके साथ साथ है आपका इक्वेशन मॉडलिंग, इक्वेशन, इक्वेशन और मॉडलिंग। एक बच्चे ने गूगल तो किया लेकिन उसे कोई फिजिक्स की चीज मिल गई तो वो कॉपी कर, ना ना ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को नहीं मैं मनु अजय कुमार अवार्ड दिया जाए तो ठीक है, सामने रहो, लाइव क्लास बने रहो। तो ये प्रश्न अच्छा है। ओके, आगे बढ़े, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, इस प्रश्न का आंसर बताओ। वाटर लॉगिंग कहते हैं जैसे इंग्लिश में ना। चलो वाटर लॉगिंग भी यही है, ठीक है, वाटर लॉगिंग भी यही है। उदयपुर है वो कौन से कृषि जलवायु खंड के अंदर आएगा? मेवाड़ की हमने बात की थी, मेवाड़ है वो कौन से कृषि जलवायु खंड के अंदर था, उसमें हमने पूरा मैप देखा था। मैप तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, 2-4 बार नक्शे को अच्छे से देखेगा, सारी चीजें पता चल जाएगी। हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करें, ये आ जाएगा उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र इसके जस्ट नीचे है, और इसमें जो औसत वर्षा की बात होती है इस क्षेत्र के अंदर, औसत थोड़ी सी विशेषता बात करेंगे, क्योंकि प्रश्न आया हुआ है। 50 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 50 से 90 सेंटीमीटर यहाँ बारिश होती है। फसलों वाला प्रश्न आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इस उप आर्द्र क्षेत्र के अंदर जो है फसलें कौन कौन सी होती है। फसलों की बात कर लिखिएगा, मक्का, दाल, ज्वार, गेहूं, मक्का, दाल, ज्वार, गेहूं, चना, ये फसलें जरूर याद रखना कि इस कृषि जलवायु, उपाद्र कृषि जलवायु खंड है उसके अंदर। कृषि अनुसंधान केंद्र, हाँ जी, अच्छा प्रश्न है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, उदयपुर वाला हो गया। नागौरी नस्ल की गाय राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर प्रमुखता से पाई जाती है? नागौरी नस्ल की गाय है हनुमानगढ़, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, लखनऊ, नागौर, दियोड़ी, गुने। तो नागौर जब दिया हुआ नहीं है तो नागौरी नस्ल की गाय कहां पर पाई जाती है बताओ? बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसकी उत्पत्ति पहले बता देता हूं, तुम लोग पहले कमेंट करो, तुम्हें मजा आएगा। उत्पत्ति इसी शुहालक क्षेत्र है जो नागौर के अंदर है। शुहालक क्षेत्र जो आपका नागौर के अंदर है, ये इसका उत्पत्ति क्षेत्र हो जाता है। यहां पर अगर दिए गए ऑप्शन में अगर हम बात करें तो डी आंसर बिल्कुल सही है, जिनका भी है डी आंसर, यानी कि नागौरी नस्ल आपके बीकानेर क्षेत्र के अंदर। तो नागौरी नस्ल की जो है गाय है वो कहां कहां पर होती है, इनकी हम मैप के अंदर थोड़ा सा बात करते हैं। पहले तो इसके अंदर लिखिएगा नागौर, जोधपुर, नागौर हो गया, जोधपुर, नोखा, बीकानेर, नोखा, बीकानेर, और एक अजमेर के अंदर है आपका रूपनगढ़ क्षेत्र, रूपनगढ़, जहां निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है ना, आचार्य परशुराम के द्वारा स्थापित की गई। रूपनगढ़ क्षेत्र, अजमेर। तो एक ये हो गया, जोधपुर हो गया, नागौर हो गया, और नौका बीकानेर हो गया। अगली बार आवे तो गलत करना मत पेपर को, ठीक है। शुहालक क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति होती है और इसका बैल है वो सर्वोत्तम किस्म का होता है, ये भाट होने के लिए सबसे बेस्ट नस्ल मानी जाती है। राजस्थान में अंता विद्युत परियोजना है वो किस अंता विद्युत परियोजना कौन से स्रोत पर आधारित है? गैस परियोजना है अंता परियोजना, जो कि 12 जिले में स्थित है। गैस आधारित परियोजना है, कैसी है? गैस आधारित परियोजना है, और ये 12 जिले के अंदर स्थित है, 12 जिले के अंदर स्थित है, और गैस आधारित परियोजना हो जाती है। गैस आधारित परियोजना अंता है, जो कि आपका लिखिएगा केंद्र सरकार की तरफ से इसकी स्थापना की गई है, केंद्र सरकार के सहयोग से। अब राज्य सरकार के द्वारा एक और परियोजना स्थापित की गई है, वो है रामगढ़, जो कि जैसलमेर के अंदर स्थित है। और राज्य सरकार की 3 परियोजनाएं हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है गैस का। रामगढ़ राजस्थान सरकार द्वारा 3 गैस आधारित संयंत्र स्थापित किए गए हैं। उनके अंदर देखिएगा, पहला है आपका रामगढ़ संयंत्र, और रामगढ़ है वो आपका 1966, रामगढ़ संयंत्र है वो आपका 1996 के अंदर, ये जैसलमेर। उसके बाद में दूसरा है वो आपका कंबाइंड साइकिल धौलपुर के अंदर, कंबाइंड साइकिल, ये धौलपुर के अंदर। तीसरा जो संयंत्र राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित किया गया, झामर कोटड़ा, उदयपुर के अंदर, झामर कोटड़ा, उदयपुर के अंदर। ये 3 गैस संयंत्र है वो राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं, और भारत सरकार के द्वारा जो स्थापित किया गया वो अंता वाला है, और अंता वाला गैस का है। और ये याद करना, तीनों अपने रामगढ़, कंबाइन और झामर कोटड़ा, ये गैस संयंत्र है जो राजस्थान के अंदर स्थापित किए गए हैं, ठीक है। ओके, गैस आधारित परियोजना है ये।
बहुत इंपॉर्टेंट है 12 वाली गैस आधारित विद्युत परियोजना है, ये 419 मेगावाट की है ना, 419 मेगावाट की परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 70% सिंचाई है वो किससे की जाती है? राजस्थान में 70% सिंचाई है वो की जाती है आपके किससे की जाती है? दो चीजें हैं, नलकूप और नहरें। नलकूप और नहरें दिए गए ऑप्शन में 70% जो सिंचाई है इसका आंसर हो गया नल और नलकूप और ट्यूबवेल। ठीक है, इसको यहाँ पर इस तरह से याद करना। एक एक चीज थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें नलकूप से कितनी की जाती है, ट्यूबवेल जो है, कूप मतलब कुएं, ट्यूबवेल से जो की जाती है वो 42% है, जो सर्वाधिक आपकी जयपुर के अंदर है, 42% है सर्वाधिक जयपुर में, सर्वाधिक आपकी कहां पर? जयपुर के अंदर। दूसरा जो स्रोत है वो 30% आपकी नहरों से की जाती है, जो कि आपके गंगानगर में, नहरों से बात करें, नहरों से 30% की जाती है, सर्वाधिक गंगानगर में, आईजीएनपी की वजह से याद रखना, सर्वाधिक आपके गंगानगर से, गंगानगर के अंदर। तीसरा देखिएगा आपका कुआं से 24% सिंचाई की जाती है, जो कि जयपुर में सर्वाधिक होती है, कुआं से 24% की जाती है, और इसके लिए जो जिला है वो आपका सर्वाधिक जयपुर हो जाता है, यह भी याद करिएगा। कुओं के बाद में देखिएगा अगला तालाब से 1% है, भीलवाड़ा पाली के अंदर, तालाब से 1% सिंचाई की जाती है, जो कि आपका भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के साथ साथ याद करना पाली जिला, भीलवाड़ा और पाली। और अन्य स्रोत जो है वो 3% आते हैं, अन्य स्रोत जो है छोटे मोटे वो हो आपके 3%, और ये अन्य में आ जाएंगे। ठीक है, तो 70% जो सिंचाई की जाती है वो आपके नल से या ट्यूबवेल से, नल ट्यूबवेल और नहर, नदी नहर नहीं होगा, नल और नहर होगा। तो यहां देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, एक बार वापस कोई भी चीज को दो बार पढ़ना सीखो। जब भी पेपर दो उस समय भी प्रश्न को दो बार पढ़ो। एग्जाम हॉल में 10 प्रश्न ज्यादा ही सही करके आओगे। यहाँ पर नलकूप के अंदर सबसे ज्यादा होगी, फिर अपना जो है नहरों के अंदर होगी जो कि 30% है, फिर कुआं की बात की तो आपका ये कुआं वाला हो गया। ठीक है, और उसके बाद में आपका कुआं और तालाब से, कुआं तीसरे नंबर पे, कुएं तीसरे नंबर पे आ गए, तो 24% ये अलग अलग है। इसका सबसे ज्यादा पूछे तो आपकी नलकूप या ट्यूबवेल से ये है। ठीक है, ओके ओके, क्लियर है। तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न के अंदर। निम्नलिखित में, अब 50 क्वेश्चन में इतना खतरनाक है फिर बाद में व्याख्या नहीं है, लिमिटेड व्याख्या होती है। एक बार इतना अच्छे से पढ़ लो, चैप्टर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये जो प्रश्न पूछा है इसी के ऑप्शन में से अधीनस्थ बोर्ड नए प्रश्न देगा। तुम क्या सोच रहे हो कि हमारे लिए वही पेपर आएंगे पिछले वाले? ना बेटा, नए नए प्रश्न इसी में से पढ़ेंगे। कौन सी झील हमारे जो है, कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? दिए गए में से आपकी खारे पानी की झील कौन सी नहीं है? साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े है, तो दिए गए ऑप्शन के अंदर जो है आपकी कोलायत झील है वो नहीं है। बाकी खारे पानी की झीलों की ट्रिक बड़ी खतरनाक है। साड़ी का पल्लू है वो कुत्ता फाड़े, तो कोलायत झील है वो बीकानेर की है, कपिल मुनि की तपोस्थली है। ये हम बात करें बीकानेर की है, कपिल मुनि की तपोस्थली है, कपिल मुनि की तपोस्थली है। और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर दीपदान होता है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दीपदान महोत्सव, दीपों का दान किया जाए, दीपदान महोत्सव। चारण जाति के लोग इसमें भाग नहीं लेते हैं, चारण जाति भाग नहीं लेती। तो ये दीपदान महोत्सव कपिल मुनि की तपोस्थली। कोलायत की बात करें, कोलायत जो तीर्थ स्थान है वो मीठी है। हाँ, ये खारे पानी की झील नहीं है। तो गुरु जी राजस्थान में खारे पानी की 10-15 झीलें एक साथ ही बता दो ना, खारे पानी की झीलें। और तुम्हें खुश करने के लिए तो मैं फटाफट ज्यादा क्वेश्चन भी करा सकता हूँ, लेकिन खारे पानी की सारी झीलें करूंगा। साड़ी का पल्लू कुत्तो फाड़े, तो सा से सांबर, सांबर जो कि आपके जयपुर में है, सांबर जो कि आपके जयपुर के अंदर है। डी से डीडवाना, जो डीडवाना कुचामन जिले में। ठीक है, तो साड़ी का से कुचामन, ये दोनों डीडवाना कुचामन में है। साड़ी का कावोद, कावोद झील हो गई। ठीक है, कावोद हो गई, कावोद हो गई तो आपके जैसलमेर के अंदर है। पल्लू प से पचपदरा, अगला है लोणकरणसर, लोणकरणसर। अब पचपदरा की बात करें तो नए जिलों के हिसाब से बालोतरा के अंदर है। लोणकरणसर पूछे तो बीकानेर के अंदर है। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, कुचामन हो गई। ठीक है, वो ता से ताल छापर, कुत्ता से ताल छापर, और ताल छापर था चूरू के मायने। फाड़े, हाँ, फ से हम बात करें तो आपका हो गया फलोदी हो गया, फाड़े से फलोदी हो गया। फिर और बात करें, और बताओ, बड़े अच्छा लग रहा होगा तुम्हें, मजा आ रहा होगा। और बात करते हैं, कावोद होगी, फलोदी होगी, लूणकरणसर होगी, ताल छापर होगी। काछोर और रेवासा दोनों सीकर के अंदर है, वो भी काले, ये खारे पानी के। काछोर और रेवासा ये दोनों खारे पानी की जो जिले हैं, ये दोनों आपके कहां पर है? सीकर के अंदर है। लॉजिकल में बात। और कुछ बच गया तो बता दो। डेगाना, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, डेढ़ से डेगाना, डेगाना झील, डेगाना नागौर, ये डेगाना हो गया, डेगाना नागौर के अंदर है। नीलवाना मत करना। नावा झील है, कुचामन, सारी आ गई, A to Z है, कंप्लीट है। मैंने मेरी तरफ से सब करवा दी। घना मजा आ रही है, गणित की बात है शंकर, बढ़िया भाई, चौकी बात है। वापस देखो ट्रिक है इसको याद करने की, कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, ऐसे याद रह जाएगा। ठीक है, और उसके बाद भी अगर तुम्हें याद करना और ठीक है,
तो सांबर, डीडवाना, कुचामन है, काउद है, डेगाना है, पचपदरा, लूणकंसन, काछापर, काछोर, रेवासा, नावा, ये सब खारे पानी की, मीठे पानी की हो तो इसके अलावा जितने भी है वो सारी मीठे पानी की हो जाएगी। खारे पानी की रख लो, बाकी सब छोड़ दो, अपने आप याद। आगे आ जाओ भाई, मजा आ जाएगा भाई। देखो 15 दिन के गैप से वापस 10 से 15 दिन 12 घंटे लेकर आ गया हूँ। अगले 2 दिन तक वापस तुम्हारा पेपर भी खत्म हो रहा है, तो मुझे खुशी है इस बात की कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। ठीक है, बैठूंगा नहीं, चेयर नहीं डालूंगा। ठीक है, चेयर यूनिक चेयर में बैठ गया, पैर मजबूत है, चिंता मत करो। जिम में 100 से 150 किलो पुश करता हूँ। ठीक है, 100 से 150 किलो लेग प्रेस करता हूँ, चिंता मत करो। पैर की एक्सरसाइज करता हूँ, उसके अलावा कोई एक्सरसाइज नहीं करता। एक ही एक्सरसाइज है मेरी फेवरेट, वो है लेग की, जम के। ठीक है, बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर को भी लिया, वो जितना पुश करता है उतना मैं भी कर लेता हूँ नॉर्मली वे में जब जाता हूँ उस समय। पैर मजबूत होने चाहिए इंसान के, अगर पैर मजबूत है तो मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। अगर पैर मजबूत है बेटा, बॉडी का आधा पार्ट ही पैर होता है, पैर से नीचे वाला भाग होता है, तो पैर तो मजबूत होने चाहिए तुम्हारे। पैर मजबूत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। ठीक है, पैर में दम होना चाहिए। ठीक है, पैरों में और भुजाओं में, बाकी दम अपने आप आ जाएगा। हाँ जी, ध्यान रखो स्वास्थ्य का तुम लोग भी। 2 चीजों में इन्वेस्ट किया करो, खाने पीने में और शरीर पे, और दूसरा पढ़ाई में। ठीक है, प्रश्न ये पूछ रहा है कि राजस्थान और पाकिस्तान के बीच कितने किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा है? 1017, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और रेड क्लिफ रेखा की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ सीधा आगे नहीं बढ़ेंगे हम। पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर जो बात करें, कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा का 18% है, ये 18% है भारत की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा का, जो 3300 है कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा का, कुल का 18% है इंटरनेशनल बॉर्डर की, जिसकी हम बात करें। पाकिस्तान से हम बात करें कुल सीमा का 18%, कुल सीमा कितनी, मतलब 5920 का, अपनी टोटल 5920 किलोमीटर उसका 18% है। ठीक है, ये ध्यान रखना। पंजाब के बहावलपुर है, रहीमनगर है, रहीम यार है, खानपुर है, ये बीकानेर के साथ सीमा लगाते हैं। तो हिंदुमल कोट से बाकासर तक है ना, इतना याद रखना अपने को। तो हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर, हिंदुमल कोट से बाकासर बाड़मेर। यहां हम बात करें पाकिस्तान के कौन कौन से, पाकिस्तान से पंजाब और सिंध है ना, पाकिस्तान के पंजाब और सिंध, विशेष रूप से पाकिस्तान का जो पंजाब है और पाकिस्तान का जो सिंध है, उसके जिलों की यहाँ पर राजस्थान के सीमा लगती है। ठीक है, ओके। हिंदुमल कोट हो गया गंगानगर का है हिंदुमल कोट, वहां से बॉर्डर स्टार्ट होता है बाकानगर तक, बाकासर पर समाप्त होता है इंटरनेशनल बॉर्डर, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। फिर आगे राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर हाड़ौती का पठार फैला हुआ है, हाड़ौती पठार में कितने प्रतिशत जनसंख्या, कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है, एक सीधी सी सारणी तुम्हें बताता हूँ। ये पठार पर भूभाग 9% है। तो सबसे पहले मैं क्षेत्रफल, जनसंख्या, मिट्टी और जलवायु की बात करूंगा। क्षेत्रफल, जनसंख्या, मिट्टी और जलवायु। बेटा सीधा सीधा प्रश्न यहां से पूछ लिया जाता है। और हम यहां पर बात करें भौतिक प्रदेश की, मरुस्थल, अरावली, मैदान, हाड़ौती। मरुस्थल, अरावली, मैदानी क्षेत्र और राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र। प्रश्न पक्का पूछा जाता है इसमें से, थोड़ा सा ध्यान देना, बड़ा शानदार वाला प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल कितना क्या है, अब देखिएगा मजा आएगा। चलो सारणी बन गई, ध्यान देना, बड़े शानदार वाले। जिगर मजबूत है तभी तो बेटा टिकने नहीं दे रहा हूँ किसी भी कोचिंग को। ठीक है ना बेटा, कहना पैर मजबूत है, जिगर मजबूत है, जिगर इतना मजबूत है, सामने शेर भी आ जाए ना तो भी लड़ जाऊं बेटा। ठीक है ना, यमराज भी आ जाए ना तो भी लड़ जाऊं, उसकी तो चिंता मत कर। तभी तो लाखों बच्चों को लेकर चलने का मां ने हौसला दिया है, मां सरस्वती ने, उसकी चिंता ना करो। हाँ, बात है नहीं, इधर उधर की बातें करी आती है, उसकी लड़ाना चाहता है मेरे को ना बेटा, मेरा काम पढ़ना है। ठीक है, ओलंपिक में थोड़ी जाना मुझे, आगे आ जाओ। यहाँ देखो क्षेत्रफल की बात करें, सबसे पहले ये 61% पर है, मरुस्थल है वो आपका 61.11% पर है, जनसंख्या मरुस्थल की वो 40% है, मिट्टी आपकी रेतीली है और शुष्क अर्धशुष्क के अंदर है ना, मिट्टी आपकी कैसी है, रेतीली है। और ये जो जलवायु है यहाँ पर पूरी शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। सीधी सी बात है, क्लियर है मामला। 60 और 40% भाई क्षेत्रफल, तो ये 60% एरिया है, कितना परसेंट, 61.11 पूछा जाता है। जनसंख्या कम रहती है, दूसरा पॉइंट दे लीजिए 9-10, ये है आपके 9% और जनसंख्या है आपकी 10% है। और अरावली क्षेत्र के अंदर इक्वल है, अरावली में इक्वल। एक प्रश्न ये भी पूछा गया था एक बार एग्जाम के अंदर कि वो क्षेत्र राजस्थान का, वो भौतिक प्रदेश, वहां की जनसंख्या और जहां के क्षेत्रफल है वो बराबर है, वो बताइए। वो प्रश्न भी एग्जाम में आया था। पर्वतीय और उपाद्र, पर्वतीय तो यहाँ की मिट्टी है, पर्वतीय क्या है, मिट्टी, और जलवायु है यहाँ की उपाद्र। और उसके बाद में देखिए तीसरा 23 और 39, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो आपका कितना है, 23% है राजस्थान के टोटल लैंड का, और 39% पॉपुलेशन है। तो बराबर जनसंख्या राजस्थान के दो भौतिक प्रदेश जिसकी जनसंख्या बराबर है वो है आपका मरुस्थल और मैदान। ठीक है, और मैदानी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मैदानी क्षेत्र की जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है, मैदान में तो जलोढ़ पाई जाएगी क्योंकि मिट्टियों से, जो नदियों से जो लाई जाएगी, और आर्द्र जलवायु है। और लास्ट जो बच गया आपका हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती में 6, 8, 9 और 11 है, 6.89% तो आपकी क्या है, क्षेत्रफल है, और 11% पॉपुलेशन है। मिट्टी यहाँ पर जो पाई जाएगी वो काली मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, काली मिट्टी, काली मिट्टी, और ये आर्द्र क्षेत्र है, ये भी एक आर्द्र क्षेत्र है। थोड़ा सा आर्द्र की जगह मतलब बहुत ज्यादा बारिश होती है, इस वजह से इसमें आप अति आर्द्र बोलेंगे। ठीक है, तो ये पूछा था प्रश्न एग्जाम में, तो ये वाला प्रश्न पूछा है। अगली बार ये पूछ ले कि 40% जनसंख्या दोनों कौन से भौतिक प्रदेशों के अंदर, तो कंफ्यूज मत होना। तो प्रश्न से ये क्लियर हो गया मामला, इतनी व्याख्या करने में टाइम लगे बेटा। अगला प्रश्न देखो, शानदार वाला।
राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी है वो आपके अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली से संबंधित है? अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली से संबंधित राजस्थान की नदी कौन सी है? अंतर्देशीय जल प्रणाली से संबंधित। तुम लोग फटाफट आंसर भी कर दिया करो क्लास के अंदर, ताकि 12 घंटे ये फिर से ना आएंगे, ये 12 घंटे आएंगे 12 महीने बाद में ये क्लास, ठीक है ना? ऐसी क्लास दोबारा नहीं आएगी, पेपर इकट्ठे होंगे तब लूंगा ना। ये क्लास ऐतिहासिक क्लास है, इसलिए तो 10-10 लाख बच्चे देखते हैं। शाबी नदी है वो आपकी अंतःप्रवाही, इसे हम कहेंगे अंतःप्रवाही नदी। अंतःप्रवाही नदी जो हम बात करें, अंतःप्रवाही नदी की बात करें तो ये आपकी इसके अंतर्गत हो जाती है। साबी देखो, गग्गर है राजस्थान के अंदर, गग्गर है, कांकनी है, गग्गर हो गया, जो है कांकने है ना, कांकने, कांतली नदी जो शिखर खंडेला से कांतली है, रूपनगढ़ है, रूपनगढ़ अजमेर, रूपनगढ़ हो गई, बाणगंगा हो गई, रूपारेल हो गई, बाणगंगा हो गई, रूपारेल हो गई। ये सब आंतरिक प्रवाह वाली नदियां है, ये आप लोगों को याद रखना है। राजस्थान की एकमात्र नदी है जो अंतरराज्यीय नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट। एकमात्र नदी कौन सी है? हम बात करें साबी नदी जो हरियाणा के गुड़गांव के मैदान में समाप्त होती है। एकमात्र जो हरियाणा के गुड़गांव में समाप्त होती है, हरियाणा के गुड़गांव मैदान में समाप्त होती है, गुड़गांव मैदान में समाप्त होती है। राजस्थान की एकमात्र नदी ये वाली हो जाए, ठीक है? ओके। हाड़ौती वाला प्रतिशत तो पूछा गया था, और क्या पूछा था हाड़ौती वाले में? परसेंटेज पूछा था, बता दिया 11% यहाँ पर। अच्छा, हाड़ौती का पठार है 9% भाग। अच्छा, 9% पूछा है उसमें। अच्छा, दिए गए प्रश्न के अंदर डाटा अलग अलग था, डाटा अलग अलग कैसे हो गया देखते हैं। 9% कह रहा है कि, अच्छा ये कह रहा है कि भाग कितने प्रतिशत भाग पर हाड़ौती का पठार है? ये 6% होगा, 9 नहीं होगा, ये होगा 6% होगा। चलो ठीक है, 6% होगा, क्योंकि ये 6.89% है, 6.89 है, तो इसको जोड़ो, 23 हो जाए 30 हो गया, 30 40 40 हो, बिल्कुल सही पकड़े, है ना? बिल्कुल सही पकड़े कि 9 नहीं है, 6 है। बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, सारणी लिखा है ना, सारणी के अकॉर्डिंग मिलान कर लो, गणना कर लो, 100 हो जाएंगे पूरे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र या नम नहीं है? तो ये आपकी बीकानेर क्षेत्र है जिसकी जलवायु आर्द्र या नम नहीं है, सीधी सी बात है। ओके, बीकानेर क्षेत्र की आर्द्र नहीं है, कठोर शुष्क न्यूनतम वर्षा होती है। और क्या पढ़ना है इसके बारे में? पढ़ चुके। राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? अब आज के टाइम में पेपर आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में सही कथन कौन सा नहीं है? रंग इसका हल्का भूरा और हल्का भूरा लाल होता है, इसका रंग, ठीक है? केवल राजस्थान के उत्तरी हिस्से में पाई जाती है। जब भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आए उस समय तुम्हारे कान है वो खड़े हो जाने चाहिए। एक्सट्रीम स्टेटमेंट किसे कहते हैं सर? कि केवल और केवल की बात कर रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन है, केवल राजस्थान के उत्तरी भाग में पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी ना भाई। मैदानी जो क्षेत्र है, हमने देखा कि ये जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर, मैदान का विशेष रूप से जो मैदान है ना, मैदानी क्षेत्र है, वहां पर ये कछारी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, ये पाई जाती है। हमने इसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। नदियों द्वारा बही गई मिट्टी, इसमें नाइट्रोजन है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ना, नाइट्रोजन बहुल होता है। और देखो इसमें गेहूं है, सरसों है, कपास है, उत्तरी राजस्थान में होता ही होता है। हाँ भाई, अगर देखो इस मिट्टी में चूना और लोहा है, पर्याप्त मात्रा में होता है, चूना है वो लोहा पर्याप्त मात्रा में होता है, इसके साथ साथ नाइट्रोजन भी इसमें होता है पर्याप्त मात्रा में, नाइट्रोजन भी प्लस पॉइंट में होता है, ध्यान रखो। आगे आ जाओ, देखो शुरू किया कि तेज करिए, हमने क्वेश्चन आगे बीच में जिसकी व्याख्या हमने पहले कर रखी है, इसलिए फटाफट आगे बढ़ गए। इसलिए सब्र रखो कि ऐसे क्वेश्चन साल में सिर्फ एक बार मिलते हैं। राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन आज ही दूंगा, पिछले सालों के पेपर, पिछले 1 साल के, आज रात को 12 बजे टेलीग्राम ग्रुप में। अब टेलीग्राम था ध्यान को नहीं, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो लड़ा है, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो। टेलीग्राम 5,50,000 हो गया अपन, वो भी बहुत बढ़िया। और वीडियो नीचे देखो, और ब्लैक कलर की पट्टी दिखे, ब्लैक कलर की पट्टी नीचे को ब्लू कलर का लिंक दिया, उस पर क्लिक करना, और क्लास एंड होने के बाद में भी एक लिंक पिन किया होता है सबसे ऊपर पे, तो टेलीग्राम में चले जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा एक्टिव चैनल है अपना, सिर्फ 1 साल में बच्चों ने, आप लोगों ने प्यार दिया है इतना। राजस्थान में बांस के जंगल, राजस्थान में बांस के जंगल निम्नलिखित में से किस वन का एक उप प्रकार है? कौन से टाइप के वनों का सब टाइप है आपका बांस के वन? बांस के वन है वो किसका सब टाइप है, ये आपसे पूछा गया है। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का सब टाइप है, याद रखना। इसे पतझड़ वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पतझड़ वन, इसे पतझड़ वन भी कहते हैं, ये भी याद रखिए। पूर्वी मैदानी प्रदेश में अजमेर, चित्तौड़, उदयपुर, उदयपुर, अजमेर, चित्तौड़ के अंदर। और ये याद रखना कि आपके पूर्वी, राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश के साथ साथ, मतलब राजस्थान का पूर्वी मैदानी, राजस्थान का पूर्वी मैदान, और इसके साथ साथ ये मेवाड़ का क्षेत्र हो गया, मध्य राजस्थान का अजमेर हो गया, चित्तौड़ हो गया। यहां पर आपको इस प्रकार के वन जो है देखने को मिलेंगे, बांस के जंगल, जो कि उप उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ठीक है? इनके उप मतलब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का एक उप प्रकार है बांस के वन, इसके अंतर्गत आएंगे। 50 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ पर चाहिए होती है, 50 से 80 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर वर्षा चाहिए होती है। और बबूल, खेजड़ी, रोइडा, पीपल, बड़ और नीम, बबूल, खेजड़ी, रोहिड़ा, ये विशेष रूप से पीपल, बड़ और नीम, ये इसके साथ देखो, पीपल, बड़ और नीम, ये इस कैटेगरी के अंतर्गत आ जाता है। ये सब टाइप है आपके बांस के जंगल, आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का। इसके अंतर्गत और भी वन आते हैं जो मैंने लिखा दिया। उदयपुर, मेवाड़ के साथ साथ राजस्थान का पूरी मैदानी क्षेत्र भी कर लेना।
केसर बाग जो एक वन्य जीव अभ्यारण्य है और राजस्थान के अंदर केसर आपके कहां पर है? केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर, फलोदी, बारा या धौलपुर। केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के। आगे आज फटाफट, बहुत बढ़िया आंसर करो फटाफट। केसर एकदम धौड़ा, याद है कि 1955 के अंदर धौलपुर के अंदर स्थापित होता है केसर बाग। 1955 में धौलपुर में स्थापित होता है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका 14.76 किलोमीटर स्क्वायर। केसर बाग अभ्यारण्य 1955 के अंदर। धौलपुर के अंदर आपका रामसागर भी है और वन विहार भी है। रामसागर भी है और वन विहार भी है। रामसागर और वन विहार अभ्यारण्य भी है। रामसागर की अगर हम बात करें तो आपका इसी धौलपुर के अंदर। वन विहार आपको देखा तो नेशनल हाईवे नंबर 44 पर, NH 44 पर आपका वन विहार स्थित है और रामसागर वगैरह ये भी यहीं पर है और केसर बाग हो गया। ये सब इसके साथ साथ याद कर लेना। हाँ, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आपका लूणी नदी के बेसिन से जुड़ा हुआ है? लूणी नदी के बेसिन से करौली, बूंदी, टोंक, नागौर, यहाँ पर दिए गए क्षेत्र के अंदर लूणी नदी के बेसिन से, हाँ जी, नागौर है वो आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओके। लूणी बेसिन, लूणी के प्रवाह की बात करें तो लूणी का प्रवाह एक बार देख लेते हैं मैप के अंदर। थोड़ा सा मैप में भी नजर डाल दीजिए कि लूणी का प्रवाह है आपकी लूणी नाग पहाड़ अजमेर से स्टार्ट होती है और नाग पहाड़ अजमेर से होते हुए ये आगे चलेगी पाली, नागौर, जोधपुर, पाली, नागौर, ऐसे अजमेर से होते हुए पाली, जोधपुर, नागौर, नागौर के बाद में जालोर, सांचौर, बालोतरा, इन सब से होते हुए आगे। ठीक है, ये आपका लूणी का प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, नाग पहाड़ अजमेर। निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान में कम वर्षा होती है? राजस्थान में बारिश कम होने के पीछे कारण है अरावली श्रृंखला मानसून हवाओं के समानांतर है, इस वजह से पैरेलल है, हवाएं आगे निकल जाती है। स्थलीय उत्पत्ति के कारण हवाएं सूखी रहती है, मानसूनी वन पाए जाते हैं, तापमान में परिवर्तन के कारण जो एयर प्रेशर है वो घटता बढ़ता रहता है। ये कोई कारण नहीं है, सीधा सा कारण ये है कि ये पैरेलल होती है और आगे चली जाती है। जब हम देखते हैं कि मानसून इंडिया में जब आता है ना, तब हम ऐसे बात करें, तीन शाखा आती है दक्षिण पश्चिम मानसून की। तीन शाखा आती है, एक शाखा यहाँ टकराती है, एक शाखा यहाँ मध्य भारत के अंदर चली जाती है, एक शाखा आती है जो यहाँ पर पंजाब तक भी जाती है। तो इस प्रकार से जो तीसरी शाखा है वो सीधी पैरेलल आगे चली जाती है अरावली की वजह से। हिंडोली शहर के निकट बूंदी क्षेत्र में, हिंडोली शहर के पास में, हिंडोली शहर के निकट बूंदी क्षेत्र में बूंदी का गोठरा बांध, ये जो आपका गोठरा बांध है ना, ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? गोठरा बांध की हम बात करें, गोठरा बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो लिखिएगा, गोठरा बांध है वो आपका मेज नदी पर बनाया गया है। मेज नदी की बात करें तो बिजोलिया भीलवाड़ा से इसका उद्गम होता है। लिखिएगा, उद्गम जो इसका होता है बिजोलिया भीलवाड़ा से। बिजोलिया भीलवाड़ा से मेज का उद्गम होता है, इसके ऊपर गोठरा बांध बना हुआ है हिंडोली शहर के निकट बूंदी में, और ये बात चंबल में मिल जाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र आपका भीलवाड़ा और बूंदी है। भीलवाड़ा और बूंदी में इसका प्रवाह है और चंबल में मिलती है। तो इसका मतलब चंबल की सहायक हो गई, चंबल की जो हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी है जिसे हम कहेंगे, तो वो आपकी मेज नदी है। ये भी आप लोगों को साथ साथ याद रखनी है। ठीक है, आगे देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान के अधिकांश भाग में पाई जाती है? और अधिकांश भाग में है तो रेतीली मिट्टी है वो ज्यादातर एरिया में पाई जाने वाली रेतीली मिट्टी होगी। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में पेट्रोलियम भंडार की दृष्टि से पेट्रोलियम भंडार क्षेत्रों के अंदर नहीं है? पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र के अंदर आपका झुंझुनू वाला पार्ट नहीं आता है। झुंझुनू है वो आपका पेट्रोलियम भंडार के अंतर्गत नहीं आता है। पेट्रोलियम भंडार क्षेत्रों की हम बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के नाम आए हैं और इनके स्थानों को पढ़े बिना ही हम आगे बढ़ जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। आज के टाइम में जब पेपर आता है तो सीधा सीधा ये पूछ लिया जाता है कि बताओ कि जैसलमेर ये जो स्थान दिए गए हैं सुमेलित करो कौन से जिले से संबंधित है। सबसे पहले बाड़मेर के कुओं की हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। जैसे बीकानेर क्षेत्र की बात करें तो सीधा सीधा यहाँ पर एक पूनम क्षेत्र है, पूनम क्षेत्र है जो आपका इसी से संबंधित है, किससे? पेट्रोलियम से संबंधित है। पेट्रोलियम बेसिन की हमने बात कर ली पहले, 4 बेसिन 14 जिले। तो आइए इनके अंदर जो मेन जिले हैं अपने विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान, तो देखो यहाँ पर जैसलमेर की बात करो तो जो है आपका बागेवाला, साधेवाला, तनोट, बागेवाला, साधेवाला। और गैस और तेल में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई शुद्ध ऐसे हैं जो गैस के भी हैं। ठीक है, प्रश्न आते हैं कई बार परीक्षा में। बागेवाला हो गया, साधेवाला हो गया, उसके बाद तनोट और चिन्नेवाला, तनोट और चिन्नेवाला। और मुझे ये बताओ, तुम्हें अगर गैस तेल के पता है तो गैस वाले तुम अपने आप एलिमिनेट कर लोगे ना? कर लोगे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसलमेर वाले आपको 4 पता चल गए। इसके अलावा बाड़मेर में ज्यादा है, तो बाड़मेर के हम थोड़े से यहाँ पर एक अलग से पढ़ लेंगे कि बाड़मेर में जो तेल के कुएं हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहले जैसलमेर वाला थोड़ा ध्यान रखना, आज के टाइम में तनोट और चिन्नेवाला और साधेवाला थोड़ा ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो भाई, बाड़मेर में बात करें तो नागाना है, कोसलू है, बायतू है। नागाना है, कोसलू है और बायतू है। बायतू के बाद मैंने गुड़ामाला नहीं है ना, गुड़ामाला नहीं। ये तो प्रमुख क्षेत्र हो गए। इसके साथ साथ हम कुएं, ये तो प्रमुख क्षेत्र हो गए। इसके प्रमुख जो कुएं है ना, तेल के कुएं
पहले रेगिस्तान वालों को कोई इज्जत नहीं देता था, आज के टाइम में रेगिस्तान वाले तो यूं अरब के शेखों की तरह घूमेंगे, पैसा ही पैसा होगा है, तो वो वाली बात है। मंगला है, सरस्वती है, ऐश्वर्या है, मंगला है, सरस्वती है, ऐश्वर्या है, भाग्यम है, ये सारे के सारे यहाँ हो गए। रागेश्वरी हो गया, रागेश्वरी हो गया, सब बाड़मेर में रागेश्वरी हो गया, ठीक है। और कामेश्वरी, शक्ति, दुर्गा, विजय, कामेश्वरी, शक्ति, दुर्गा, विजय, ये आपके पड़ोसियों के नाम नहीं है, ये कुओं के नाम है जो आपके बाड़मेर क्षेत्र के अंदर है। पूनम क्षेत्र है वो बीकानेर का हो गया, और ये अलग से इंपोर्टेंट चीजें मैंने बता दी कि पूनम क्षेत्र है वो आपके बीकानेर का है। ये है जैसलमेर के, ये बाड़मेर के स्थान हो गए, कुएं हो गए। मजा आया? ओके, आगे बढ़ो भाई। राजस्थान में किस स्थान को स्वद्वीपों का शहर कहते हैं? स्वद्वीपों का शहर है वो बांसवाड़ा है कि माही नदी की वजह से, माही नदी के जो बहाव क्षेत्र के अंदर वो क्षेत्र है वो कटापटा है, तो द्वीप बन गए जगह जगह, वहां पर भी लोग रहते हैं, तो ये आपके क्या हो गया, माही नदी का बहाव क्षेत्र है, उस वजह से उसे क्या कहा गया, ये स्वद्वीपों का शहर कहा गया बांसवाड़ा को। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की आपकी रबी की फसल है? देखो रबी की फसल को कहते हैं उनाड़ू। अब जिद मत कर, जो पिछली बार भी क्लास में क्वेश्चन आया, मुझे कमेंट करें ना साहब मैंने कोई नहीं करे, तो बेटा जो रबी की फसल है जो सर्दियों में बोई जाती है उसे उनाड़ू कहते हैं, ऑपोजिट नाम आएगा, है ना, इसे उनाड़ू कहते हैं। हाँ, यूं तो जिद नहीं करनी बेटा, ठीक है। तो ये याद रखना, जैसे रबी की फसल कौन सी है, तो राजस्थान के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कौन कौन सी रबी की है, खरीफ की है, तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार रबी की फसल कौन सी है जो सर्दियों में बोई जाती है, तो वो आपकी कौन सी होगी, तारामीरा। तारामीरा रबी मतलब सर्दियों के टाइम में इसको बो दिया जाता है, तो विशेष इसके संबंध में याद करें। थोड़ा सा एक लिस्ट लिखा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे खरीफ की फसल राजस्थान की, जिसे सियाड़ू फसल कहते हैं। सियाड़ू इसलिए कहते हैं सर्दियों में काटी जाती है। दूसरी है आपकी रबी की फसल, और रबी की फसल को हम उनाड़ू कहते हैं क्योंकि ये गर्मियों में काटी जाती है। और फिर है आपकी जायद। 3 प्रकार की राजस्थान की फसलें। अब राजस्थान की फसलें कौन कौन सी है, देखो इंडिया में अलग है, राजस्थान में अलग है, कहीं थोड़ा बहुत चेंज भी देखने को मिलता है। तो खरबूजा, ककड़ी वगैरह वो खाली टाइम में होती है, तो ये वो है, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गया। जब अप्रैल मई का जो टाइम होता है उस टाइम में विशेष रूप से अप्रैल से लेकर के जो जून का टाइम होता है ना, मानसून से पहले का, उस बीच में खाली जो खेत खाली पड़े रहते हैं, तो उस समय इसको बो दिया जाता है। लेकिन रबी की फसल में गेहूं, जो मटर, चना, गेहूं, जो मटर, चना, ये रबी में याद कर लेना। मसूर, सरसों, राई, लहसुन, मसूर, सरसों, राई, लहसुन, ये सब चीजें याद कर लो। प्याज, तारामीरा, इसबगोल, प्याज, तारामीरा, इसबगोल, तंबाकू, अफीम। तुम्हें पता नहीं था ना, तो ये सारी चीजें रखनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग में 2-4 बार बोलना पड़ेगा। अफीम, तंबाकू, तो इसबगोल, तारामीरा तो पूछ लियो, तारामीरा अगर पूछ लिया तो इस बार इसबगोल पूछ लेंगे, वहां पर ये पूछ लेंगे, तंबाकू और अफीम का पूछ लेंगे, तंबाकू अफीम वगैरह। तुम कैसे याद करोगे? एक को याद कर लो, दूसरे में आपको दिक्कत नहीं हो। एग्जाम में यही प्रश्न आएंगे, एग्जाम में यही प्रश्न आएंगे, इससे बाहर फसल का जाएगा नहीं। बाजरा, ज्वार, चावल, खरीफ में लिखो, बाजरा है, ज्वार है, बाजरा है, ज्वार है, चावल है, मक्का, रागी, मूंग, मक्का हो गया, रागी हो गया, मूंग हो गया, मोठ, अरहर, कपास, मोठ, अरहर, मोठ, अरहर, कपास, गन्ना, ज्वार, जूट, गन्ना, ज्वार, जूट, ये आपको याद है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे मक्का है, चावल है, बाजरा है, कपास है, ठीक है, कपास है, गन्ना है, ज्वार है, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। तो दालों का भी पूछ सकते हैं, थोड़ा खरीफ की है, ठीक है, खरीफ को क्या कहते हैं, सियाड़ू कहते हैं। थोड़ा सा ये चीजें दिमाग में बिठा के रखना। राजस्थान की फसलों के संबंध में ये तुम्हारा मामला क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, मामला सेट हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ पहले। हो गया सेट, तो फिर आगे बढ़ते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। ओके, अब अगले पॉइंट पे आते हैं, राजस्थान की फसलें। एकदम मजा आ रही है, आनंद बैठा थानू कर जाओ, बैठो बैठो, थानू के पास दीपक की तरह टीचर चल रहा है और तुम्हें रोशन कर रहा है, कहीं चाहिए अफीम पता करना सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल सही, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, एंजॉय। साल में एक बार क्लास होती है, पूरे साल सुबह वाला, दोनों पीडीएफ ऐप टेलीग्राम में उपलब्ध है, पॉलिटी भी दूंगा। गुरु जी आप इतने अच्छे कैसे हो? बेटा तुम लोगों से प्रेम है इसलिए, बाकी तो तुम्हारे माँ बाप के अलावा और मेरे अलावा तुम्हारे सक्सेस होने से जो खुशी मिलेगी वो सिर्फ 2 लोगों को मिलेगी, शिक्षक और माता पिता। उसके अलावा दुनिया सुखी होगी नहीं, अंदर से जलेगी। हमें पता था फलाने का टावर या लड़का लड़की वो सक्सेस होएगा, दूर से बोलेंगे, बाहरी मन से, अंदर से खुश नहीं होंगे। लेकिन टीचर और माता पिता ये सच में है, वो खुश होते हैं। चलो आगे आ जाओ। खेजड़ी का पेड़, देखो जेईई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर हुआ था इंजीनियर का, खैर ये अलग ही अपनी पोस्ट नहीं है, हमारे इनका जीके पढ़ाते हैं सिर्फ, बाकी टेक्निकल फील्ड की पोस्ट होती है। इनका जीके बड़ा अच्छा पूछा जाता है, खतरनाक बड़ा पूछा जाता है। वो इसलिए पूछा जाता है कि वो बेटे होशियार होते हैं अपने सब्जेक्ट के अंदर, और सब्जेक्ट में होशियार होते हैं, इतना जीके खतरनाक दिया जाता है कि पासिंग मार्क्स लाने के उन्हें लाले पड़ जाते हैं। इसलिए अपने काम का है, ठीक है, अपने काम का पेपर है। तो यहाँ पर खेजड़ी का जो पेड़ है ना, ये खेजड़ी का जो पेड़ है स्थानीय राजस्थान में स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। खेजड़ी के पेड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो आपका गलत है? खेजड़ी के पेड़ में हो मैकेनिकल वाले है ना, माता पूजा रहते हैं, कहां से आ गया? खेजड़ी की सूखी फली को संग्रहित किया जाता है, साल भर पकाने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज कॉल्ड आपकी सांगरी, और जिसे 17वां जीआई टैग हाल ही के अंदर मिला है। हाँ जी, सूखी परिपक्व फलियां जिन्हें स्थानीय भाषा में खोखो कहते हैं। सूखी फलियां खा लेनी खोखे, अगर गीली फलियां तो खा लेना बेटा, और फिर तुम्हें S-400 मिसाइल की बमबारी करनी पड़ोसी पे, तो सब तरह से दूर भागेंगे नाक पकड़ के, ठीक है।
आगे आ जाओ, ये ध्यान रखना, आगे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। तो सूखी परिपक्व फली जैसे स्थानीय भाषा में खो खा सको, लीलो खो खाया तो हालत खराब है, मीठा गुदा होता है और ये खाने योग्य भी होता है, स्थानीय बच्चों द्वारा पसंद किया जाता है। हाँ ठीक है, तो ये भी ठीक है। ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्रमुख पेड़ है और 1982 में से राज्य वृक्ष घोषित किया जाता है। खेजड़ी के पेड़ के संबंध में खेजड़ी की सूखी पीली फलियों को संग्रहित किया जाता है साल भर। इसमें कौन सा आंसर होगा बताओ? जो 82 नहीं, एक ही ईयर बताओ, इसमें एक ही ईयर बताओ। ये बड़ा टिपिकल टाइप का प्रश्न हो जाता है उस प्रकार से, है ना। जगह लीलो जो गीली सांगरी खाई भी ध्यान है, मैं स्कूल में जावा या फिर अपने घर में घूमे तो मैं चलती फिरती S4 मिसाइल है, चलती फिरती S-400 मिसाइल है, रस्सी से लाने की जरूरत ही नहीं है, बस उनको भारत की तरफ मुंह खड़ा करके और बैक साइड में पाकिस्तान की तरफ कर दो, पाकिस्तान वाले तो सारे मर जाएंगे। ठीक है, तो हम बात करें राज्य वृक्ष की। राज्य वृक्ष वैसे भी अपने राजस्थान में खूब सांगरी होती है, तो अपन भारत की तरफ कर लेंगे मुंह, पिछवाड़ा कर देंगे पाकिस्तान की तरफ, हो जाएगा पाकिस्तान का मामला खत्म। राज्य वृक्ष देखो, खाने वाले 83 के अंदर राज्य वृक्ष घोषित किया गया था इनको, 83 के अंदर, 1983 के अंदर, और 81 के अंदर राज्य पुष्प, राज्य पक्षी और पशु घोषित किए गए थे 81 के अंदर, 81 के अंदर। ये ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा सा विवादित लग रहा है, 82-83 कैसे कह रहा है, थोड़ा सा देखना। और खेजड़ी की सूखी पीली फलियों को, खेजड़ी की जो सूखी होती है ना पीली फली, एक चीज सोच के देखो तुम लोग, सीधा सा प्रश्न, गलत मत कर लेना। खेजड़ी की जो सूखी पीली फली है जिसको हम खोखा कहते हैं, क्या सूखी पीली फली को हम साल भर खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? नहीं, जो गीली फली होती है उसको उबाल करके संग्रहित किया जाता है और साल भर उसको इस्तेमाल किया जाता है, ये सही है। लेकिन इसमें थोड़ा सा 82-83 दे दिया कि घोषणा और उसको इंप्लीमेंट करना, उन सब चीजों में याद रखना। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। खेजड़ी की सूखी पीली फली, जो सूखने के बाद जो खोखा होता है ना, उस खोखे को हम खाना पकाने में इस्तेमाल नहीं लेते। सूखी परिपक्व फली जिसे हम खोखा कहते हैं, सूखी वो पीले कलर की होती है। ठीक है, ये ठीक बात है, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि इसमें ये सांगरी है, वो सांगरी होती है ना, सांगरी इसकी क्या होती है, सब्जी बनती है, इसकी सब्जी नहीं बनती है साल भर, ये सब्जी नहीं बनती। तो आज के टाइम में थोड़ा प्रश्न है वो समझ पर आधारित आने लगे हैं। हाँ हाँ ठीक है बेटा, वो समझ में आता है, इसलिए क्या मैंने प्रश्न को थोड़ा टाइम दिया, समझ गए मेरी बात को? तो ठीक है, प्रोसेपिस सिनेरेरिया इसका वानस्पतिक नाम है। ठीक है, वानस्पतिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया, प्रोसेपिस सिनेरेरिया। अब इसके ऊपर डाक टिकट भी जारी होता है ना, डाक टिकट भी जारी होता है खेजड़ी के पेड़ के ऊपर, और खेजड़ी के 5 जून 1981 को 60 पैसे का डाक टिकट, 5 जून पर्यावरण दिवस के मौके पर 1988 को 60 पैसे का डाक टिकट इसके ऊपर जारी किया गया खेजड़ी के ऊपर। ठीक है, 31 अक्टूबर को इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया था, 31 अक्टूबर 1983, ये भी साथ में ऐड कर लेना। और राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का गौरव इसे आप कह सकते हो, राजस्थान का कल्प वृक्ष को, ये कल्प वृक्ष है और राजस्थान का गौरव है, कल्प वृक्ष राजस्थान का गौरव। अनेक नामों से जाना जाता है, शमी का पेड़, झांटी का पेड़, विजयदशमी के अवसर पर इसकी पूजा की जाती है ना। जीआई टैग खेजड़ी की अभी मई 2025 के अंदर जीआई टैग है ना, सांगरी को 2025 के अंदर ही, मई 2025 में 17वां जीआई टैग दिया गया। ठीक है, 17वां मतलब 17वां उत्पाद हो गया, 17वां जीआई टैग हो गया। ठीक है, उत्पाद 18वां है, इस तरह से याद करो इसको। ठीक है, 33 साल 2 महीने ऊपर हो गए, सब इंस्पेक्टर फॉर्म बेटा नहीं भर पाओगे, आपकी एज की कैटेगरी में जो आपको छूट मिली है उसके अकॉर्डिंग एक दिन भी ऊपर है तो भी नहीं कर पाएंगे। खैर, राजस्थान से निकलने के बाद जो सावी नदी है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? सावी नदी की बात की तो हमने कहा ये हरियाणा के अंदर सावी नदी वो प्रवेश करती है। प्रश्न वापस से आया, देखो प्रश्न तो रिपीट होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। गुड़गांव के मैदान में अंतर प्रवाही नदी है और इसकी सहायक नदी का नाम है सोठा। सोठा इसकी क्या है? सहायक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। और इसकी जो लंबाई की हम बात करें, सावी नदी की जो लंबाई है वह हो जाती है आपकी 185 किलोमीटर, 185 किलोमीटर है। हरियाणा में गुड़गांव के मैदान में, या गुड़गांव में आपके गुड़गांव मैदान में विलीन हो जाती है। आजकल ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, इसी में से नए प्रश्न बनेंगे। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देशीय बांध है? जल विद्युत। देखो प्रश्न को ढंग से पढ़ना है, कोई हवा की हवा में पूछा गया प्रश्न नहीं है, एग्जाम हॉल के प्रश्न है, इसका मतलब हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम हॉल का प्रश्न है तो थोड़ा ध्यान दो। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो आपके जल विद्युत सिंचाई बांध है, कौन सा बहुउद्देशीय जल विद्युत सिंचाई बांध है? वो आपके बहुउद्देशीय जल विद्युत सिंचाई बांध माही बजार सागर बांध है, और ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान प्लस गुजरात की संयुक्त परियोजना है। अब इसके ऊपर 3 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? 3 बांध बनाए गए हैं, जिसकी मैं बात करूंगा। पहला देखिएगा, इसके ऊपर है वो आपके 3 बांध की हम बात करें। नंबर 1, 1 नंबर पे लिखिएगा, पहला जो है वो माही बजार सागर है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। माही बजार सागर, माही बजार सागर और बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में माही बजार सागर। इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता में लिखिएगा राजस्थान का सबसे लंबा और आदिवासी क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध है। लिखिएगा राजस्थान का सबसे लंबा बांध, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है ये, सबसे लॉन्गेस्ट जो डैम है वो यही है। आदिवासी क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध, आदिवासी क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध, तो ये एक ये हो गया। दूसरा है कागदी पिकअप, सेकंड नंबर पे लिखिएगा, वो है आपका कागदी डैम,
वो बांसवाड़ा के अंदर है, कागदी बांध। और ये कहां पर है? ये भी आपका बांसवाड़ा के अंदर है, कागदी बांध बांसवाड़ा के अंदर है। इसके बारे में अगला तीसरा है कड़ाना बांध, जो कि गुजरात के अंदर है। नंबर 3 पर लिखो कड़ाना बांध, और ये माही नदी पर बना हुआ है और स्टेट अपना हो जाता है गुजरात। तो गुजरात, तो 3 बांध के बारे में मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दे दी। माई बजाज सागर है वोलखेड़ा में, कागदी बांध वो भी बांसवाड़ा के अंदर, दोनों बांसवाड़ा में। तीसरा जो कड़ाना बांध है, ये आप लोगों को याद रखना है कि ये अपना जो है गुजरात के अंदर हो जाता है। इसके अलावा हम इसकी क्षमता की बात करें तो 140 मेगावाट इसकी क्षमता है, 140 मेगावाट, 140 मेगावाट यह इसकी क्षमता हो जाती है, 140 मेगावाट इसकी क्षमता हो जाती है। इसके अलावा इसके संबंध लिखिएगा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश है विद्युत क्षमता के अंतर्गत राजस्थान और मध्य प्रदेश की भागीदारी है 45, राजस्थान और मध्य प्रदेश 45% और ये 50%। ये लैब वाले पिछले पेपर में हालांकि हर बार आता ही आता है ये, तो ये थोड़ा सा इसके संबंध में याद रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ जी, माही बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो ये राजस्थान और गुजरात की है, माही बहुउद्देशीय परियोजना। और माही बहुउद्देशीय परियोजना है वो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश जो है इससे इसके अंदर जो भागीदारी है वो आपकी कितनी है, 45% राजस्थान की है और मध्य प्रदेश की 55% है। ये इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी है वहां पर 140 मेगावाट उसके अंदर। तो ये माही बजाज सागर है वो जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सिंचाई बांध है। तो 3 बांध इसके आप लोगों को याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखो भाई, अरावली पर्वतमाला राजस्थान की एक प्रसिद्ध विशेषता है।